देखिए, आईपा मंच का बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि हम जैसे छोटे युवा कार्यकर्ताओं को और हम लोग एक एक प्लेटफ़ॉर्म, एक मंच दे रहे हैं, जो कि हम अपनी बात को एक मंच के माध्यम से रख सकें। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप हम लोग को मौका दे रहे हैं। एक स्वच्छ राजनीति और देश की प्रगति में हम लोग अपनी कैसी भूमिका हो, उसको हम लोग प्रस्तुत करने का एक मौका दे रहे हैं। आपको आईपा पूरे परिवार को, आईपा पूरे मीडिया को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। आईपा मंच में फिर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे में जिस तरीके से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील राजनीति समेत क्षेत्र की समस्या और उस पे विचार उसके विकास की बात करते रहता है। ऐसे में हम आज मौजूद हैं सपा नेता के यहाँ, जो छात्र संघ के नेता हैं, युवा नेता मुकेश सिंह। हम उनके पास आए हुए हैं, आखिरकार किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा, किस तरीके से वो अपने पढ़ाई लाइफ के बाद, पढ़ाई के जीवन के बाद, अध्ययन के बाद वो इस छात्र संघ में आए और क्या कुछ था वो दौर जब वो इस सपा में ज्वाइन हुए, किस तरीके से था, उनसे हम आज जानकारी लेंगे। आईपा मंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आईपा यानी प्रगतिशील राजनीति और क्षेत्र में समस्या और उसके विकास की बात करता है, ऐसे में जिस तरीके से आप या आईपा मंच पे हैं मौजूद है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ? देखिए, आईपा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम जैसे छोटे युवा कार्यकर्ताओं को और हम लोग एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दे रहे हैं, जो कि हम अपनी बात को एक मंच के माध्यम से रख सकें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हम लोग को मौका दे रहे हैं। एक स्वच्छ राजनीति और देश की प्रगति में हम लोग अपनी कैसी भूमिका हो, उसको हम लोग प्रस्तुत करने का एक मौका दे रहे हैं। आपको, आईपा पूरे परिवार को, आईपा पूरे मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से मुकेश जी आप राजनीति में आए, क्या कुछ था, किस तरह पढ़ाई थी, कैसा परिवार था, कैसे परिवार से आप निकले, क्या कुछ था, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं तो 2012 से मैं सक्रिय राजनीति 2012 से कर रहा हूँ, जिसमें जब 2012 के आगामी विधानसभा के चुनाव में, इससे पहले क्या आपने विचार किया था, कैसे कि क्या राजनीति में आना चाहिए? देखिए, 2012 में हम लोग ने जब हम लोग 12th पास आउट किए थे, तब विधानसभा का चुनाव था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की प्रचार प्रसार चल रहे थे। उसमें समाजवादी पार्टी के विजन में था कि समाजवादी पार्टी के जो भी अपने संकल्प पत्र में ये बोला था कि 2012 में जो पास आउट होंगे, 12th बच्चे पास आउट होंगे, उनको लैपटॉप मिला था। तो हम पूरे नौजवानों को एक उम्मीद हो चुकी थी कि नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा। 12 पास आउट हम लोग हो रहे हैं, हम लोग शिक्षण संस्थान में हम लोग के लिए एक लैपटॉप की हम लोग की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि सरकार चुनने से हम लोगों को आसानी हुई कि सरकार हम लोग इनको बनाएंगे। पहले मतदाता हम लोग थे और हम लोगों ने सपा की सरकार बनाई, हम लोग को लैपटॉप मिला। तब से हम लोग कॉलेज लाइफ से समाजवादी पार्टी से, विजन से जुड़े रहे, उनकी विचारधारा से लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और खुद जोड़ रहे हैं। ऐसे में आप जिस तरीके से सपा के इस विचारधारा से जुड़े, तो क्या महसूस हुआ, किस तरीके की राजनीति या क्या कुछ इनके मुख्य मुद्दे हुए? देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा का जनरेशन मिश्र जी को भी पढ़ा हूँ, लोहिया जी को भी पढ़ा हूँ। तमाम माननीय मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री पूर्व थे, उस समय नेता समाजवादी पार्टी के थे। माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी विचारधारा का जो कथनी है, जो करनी है, उनका एक विचारधारा में है। जो कहते थे वो करते थे। तमाम नौजवान, अखिलेश यादव जी का आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी के जो विजन थे पूरे 4 सालों में उन्होंने पूरा करके दिखाया। और सॉफ्ट विजन थे। समाजवादी विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, समान समाज, हर समाज को लेकर चलना। और तो हम लोग वही आज के समय में सभी नौजवान चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा बना के रहें, लोगों को रोजगार मिले, गरीबों को उनको संसाधन उपलब्ध कराए जिससे उनका गरीबों का जीवन स्तर हो जो बढ़े। यहाँ पर जो दुद्धी विधानसभा है, सोनभद्र का जो जिला है पूरा, यहाँ पर दुद्धी विधानसभा में आप आते हैं। दुद्धी विधानसभा की जिस तरीके से ये पूरा विधानसभा है, तो यहाँ पर मुख्य समस्याएं आपको क्या महसूस होती हैं? देखिए, ये कही कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वर्तमान समय में जो कि ये हाईटेक इलाका है हमारा, जो कि औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ के कई सालों से ST SC सीट होने के कारण अन्य जातियों को प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। इससे तो कहीं ना कहीं नौजवान थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत समस्या, या कहने का मतलब अपने आप को संकुचित महसूस करता है कि हमारे राजनीति में
उसमें कोई भविष्य नहीं है, अन्य जातियों से कोई भविष्य नहीं है ST SC का। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दबी कुचले लोग ST SC, कई दलित समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, उनका ये क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार आप बता रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सन 2011 के बाद भी तो यहाँ पर जो है कि और भी जातियाँ हैं जो यहाँ पर लगातार बढ़त की संख्या में है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये सीट को चेंज होना चाहिए? देखिए, सीट चेंज होने का तो उसमें देखिए उनका भी मानक है, उनका परिसीमन होने का मानक है। क्या कौन से परिसीमन कब होगा क्या अब नहीं, ऐसे शुरुआत में भी आ रहा था कि हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, तो हम लोगों ने संभावना थी कि सीट चेंज होने का संभावना है। लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। वर्तमान सरकार में हम लोग ने हम लोग मुख्यमंत्री अपना बनाना चुनना चाहते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कि सर्व समाज को लेकर चले। विधायक सांसद बनना कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है हमारी, लेकिन हाँ, हमारा जो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो जन समस्याओं को उठाए और जन समस्या जो उनका निराकरण करे। क्या लगता है सपा की तरफ से यहाँ पर दुद्दी विधानसभा से कौन लड़ सकता है, किसको टिकट? देखिए, दुद्दी विधानसभा से हमारी समाजवादी पार्टी के जिला के और राष्ट्रीय स्तर के जो भी उसमें फीडबैक लिया जा रहा है पार्टी के प्रत्याशियों से, तो कोई भी प्रत्याशी होगा और हम लोग सिंबल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और सिंबल से जिसको सिंबल पार्टी हमें देगी उनको हम लड़ाई लड़के उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पे मुख्य समस्याएं क्या है या किस चीज़ को लेकर के मुद्दा बना करके ये दुद्दी विधानसभा की सीट को आप लेना चाहते हैं? देखिए, समस्या को अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो समस्या देखिए यहाँ पे क्या औद्योगिक क्षेत्र है। विकास के मामले में देखा जाए तो नल चाहे नालियाँ हों, सड़कें हों, ये औद्योगिक क्षेत्र है कि NTPC NCL के होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा काम तो NTPC NCL अपनी CSR के माध्यम से कराया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समक्ष में आ रही है कि एक बेरोजगारी का, औद्योगिक क्षेत्र में होके कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। तो मैं एक कारण मानता हूँ कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं भूमिका थोड़ी सी कमी आ रही है, जो कि हमें लगता है कि आने वाले समय में नौजवान पढ़े लिखे लोग थोड़े से जागरूक होंगे और अच्छे एक वातावरण में एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनाव में अपने विधायक को भेजकर और अपने रोजगार, अपने समस्याओं को लेकर उजागर करेंगे। इस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम परियोजनाएं हैं, बिजली उत्पादन से लेकर के कोयला उत्पादन से लेकर के तमाम परियोजनाएं यहाँ बसी हुई हैं। ऐसे में यहाँ पे जिस तरीके से बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर पोल्यूशन की भी बात कही जाती है, जो प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं। हर घर में मतलब एक व्यक्ति बीमार मिलेगा, इसमें क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ये आपने बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। एक देखिए, हर एक जीवन में यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग रहेंगे, आने वाली पीढ़ी वाकई में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है। हम लोग देखते होंगे मीडिया पे, हम लोग बड़े बड़े स्तर पे बड़े बड़े चैनलों पे देखते होंगे कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हुआ, हैदराबाद में इतना पॉल्यूशन हुआ, लखनऊ में हुआ। वाकई में पूरे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ जो हमारा ये खड़िया सिंगरौली का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा उस स्तर पर अगर प्रदूषण का देखा जाए तो यहाँ पे है। हम लोग समय समय पे इसकी हम लोग अपने चाहे फ्रंट अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से या हम लोग ऐसे मंच के माध्यम से हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को भरोसा है कि आने वाले समय पे सरकार और जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे और औद्योगिक घराने भी जो हैं उस पर नियंत्रण करने का, अंकुश लगाने का काम करेंगे। 2 साल तक कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के दौरान ये भी देखा गया कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्क लगाने की बात हो, लोग अवेयर नहीं होते थे, लोग सरकार की गाइडलाइनों का उल्लंघन करते थे। ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ किया गया था? देखिए, ये एक बहुत ही आपदा है, मान लीजिए देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है। इसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है और मैं इनडायरेक्टली मैं भी कोई भी सरकार को मैं इस चीज़ का आपदा का वो दोषी नहीं मानता हूँ। लेकिन एक मैं बहुत बड़े विषय पे बात करूँगा कि इतने बड़े पेंडेमिक की बात हमारे देश में आ गया, लेकिन आज तक कारण पे इस पे ध्यान नहीं दिया गया। आप देख रहे हो, अगर बात रही कोरोना काल के बाद कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग मासूम की जानें चली गई, कितने लोग बहुत सी चीज़ें लोगों को डरना, वो जो दौर चल रहा था, सोच के वाकई में बहुत कष्ट होता है, हृदय एकदम पीड़ा से उठता है कि वो समय था कि लोग घर में थे। हम लोगों ने तो आपदा में बहुत लोगों की मदद किया, बहुत क्या, लेकिन जो जन अपेक्षाएं जनता अपने जनप्रतिनिधियों से कर रही थी, वो जनप्रतिनिधि उस पर खड़े नहीं उतर पाए। हम लोग को दुर्भाग्य है कि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में रह के
अपने औद्योगिक घराने कहीं ना कहीं पेंडेमिक में उन्होंने राशन की व्यवस्था कराई, लेकिन जो व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधियों और उनको सरकार को उचित व्यवस्था करानी चाहिए थे, वो हम लोग पे नहीं हो पाया। ऐसा भी देखा गया था कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी जहाँ पर वो रुके हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए राशन की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो तमाम विद्यालय थे जिस ग्राम प्रधान के अंदर में आते थे, जिस विद्यालय के अंदर अंतर्गत आते थे, उस विद्यालय में उनका भोजन बाकायदा बनाया जा रहा था, उनको मुफ्त राशन भी दिया जा रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, वास्तविकता तो यही है। आप मीडिया के माध्यम है, आपने तो मैं तो कहता हूँ कि आप असली हीरो आप ही लोग रहे थे। पूरे पेंडेमिक में हर गली गली जाकर आप लोगों ने खबर दिखाया कौन किस कष्ट में है। वाकई में वर्तमान समय में और कोई नहीं था कष्ट दिखाने, लेकिन आप लोग अपने जान पे जोखिम में डाल के आपने जन जन तक गए और उनकी आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों ने एक माध्यम बना। तो आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ें तो सरकार ने तो गाइडलाइन लगा दिया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके खाते में 1,000 रुपये जाएगा, फलाना पड़ा जाएगा, आपको हर महीने देंगे, राशन देंगे। वास्तविकता ये है कि उस समय एक टाइम 2 टाइम का खाना बन पा रहा था और किसी के ना घर में कोई पैसा नहीं आ पा रहा था। उस समय बैंक भी ज़्यादा काम कर रही थी, तो ना अकाउंट खुल पा रहा था, ना लोगों का बहुत चीज़ें समस्या आ रही थी। उसका सुचारू रूप से उसका सरकार क्रियान्वयन कर नहीं पाई है। और ना वर्तमान समय में देख रही फिर से वो स्थिति आने वाली है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं और जनता असर पे विधानसभा का चुनाव, हम तो ये जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं, हर पार्टियों से पूछते हैं कि क्या शादी विवाह में लोगों को रोक देना और अपने चुनावों में लाखों करोड़ों भीड़ लाने का क्या कोरोना, क्या वो भी जाति और या उत्सव देखकर क्या कोरोना आता है? क्या स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। मैं तो गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों से कि वाकई में पेंडेमिक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम और आपको बचना होगा, तो हमें इसका पालन भी करना होगा और सिस्टम से हम लोग को जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो हम लोग को मानना पड़ेगा। ऐसा भी देखा गया था कि जो वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा था उस दौर में कई ऐसे अफवाहें सामने आ रही थी जिसके वजह से लोग वैक्सीनेशन से भी डर रहे थे। ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ किया गया था? देखिए, उस समय वैक्सीनेशन में, देखिए वैक्सीनेशन एक समय था, राजनीतिकरण उसमें माना जा रहा था। हमारी भी पार्टियां कहीं ना कहीं, हमारी पार्टियां राजनीति में और वर्तमान की सरकार थी वो भी राजनीति में वो आए कि वैक्सीनेशन ये है, वे फलाना है। लेकिन हमारा मानना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उस पर बहुत अच्छे हमारे वैज्ञानिक काम किए और उस पर लगातार अभी रिसर्च चल रहा है। कोविड का वैक्सीन है, स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन दिया कि सभी नौजवानों को वैक्सीन लगाना चाहिए, सभी माताओं बहनों को कोविड के लिए सुरक्षा के लिए वो गाइडलाइन है। और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी उस चीज़ का वैक्सीन का लोगों को जागरूक किया है, लोगों को लगवा रहे हैं हम। स्वास्थ्य विभाग का जो भी गाइडलाइन रहेगा, हम कहें हर नौजवान को उनको पालन करना चाहिए। अभी जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, 2022 का चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर जितने विधानसभा है, यहाँ पे चारों विधानसभा में क्या लग रहा है मुकेश जी आपको कि यहाँ पर किस तरीके की राजनीति होगी और यहाँ के लोगों को क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर अपनी लोग आपकी सरकार या आपके पार्टी द्वारा रखा जाएगा कि यहाँ का मुख्य मुद्दा मान करके उस पर विकास की बात करने की बात होगी? क्या देखिए हमारे आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत देखिए चारों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आपने देखा होगा पूरे लॉकडाउन में, आप पूरे लॉकडाउन में देखिए हमारे यहाँ, देखिए राजस्व सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला हमारा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है। तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक, 1 राज्यसभा सांसद, 1 आपके दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, और अभी तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ST/SC समाज से हमें मंत्री भी दिया है। लेकिन वाकई में कोविड काल में 2 साल ये जैसे बीत गया, ये कहाँ रहे? आप भी मीडिया कवर कर रहे थे, आप एक भी मीडिया का बता दीजिए, एक विधायक जी हमारे गाँव में किसी विधायक में वो आए हों। मैं दुर्भाग्य का विषय है कि आज से 3 साल हो गए, हम अपने विधायक जी को अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं। दुद्दी का ये दुर्भाग्य है। और हमने देखा कि यहाँ के CSR के फंड से अपने दुद्दी बबनी ये सब करा रहे हैं। जनता का आप हेल्प करिए, लेकिन हमारे कहते हैं ना कि ये दिया के तले अंधेरा, NTPC पूरे देश को उजाला दे रहा है, हम लोग उसके अंधेरे में जी रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। तो वर्तमान के समय में देखिए बिजली, पानी और प्रदूषण और रोजगार बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, जो कि हमारी पार्टी ने तो विजन सॉफ्ट कर दिया है कि 300 यूनिट हमारी क्या यही चारों मुद्दे आपके होंगे? एकदम लोगों को रोजगार, बिजली, पानी और ये सब हमारी एकदम मुख्य प्राथमिकता है, हमारे सरकार की विजन में है ये। तो क्या लग रहा है कि 2022 के चुनाव में जो ये मुद्दे होंगे, क्या जनता इस बार विश्वास कैसे कर सकती है? क्योंकि जनता
ऐसा लगता है कि जो अभी तक के जितने चुनाव होते चले आए विकास की बातों पर ही होते हैं, तो क्या कुछ? देखिए विकास के तो आप देखे होंगे आगामी तो इससे पूर्व के जो मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, उनका देखिए जो सॉफ्ट विजन था उनका, जो उन्होंने अब संकल्प पत्र में डाला उन्होंने सभी करा। मेट्रो से लेकर महिलाओं को समाजवादी पेंशन से लेकर लोहिया आवास से लेकर विभिन्न उन्होंने योजनाओं दिया। आपने देखे सड़कों का भी आपने देखा होगा, जो वाराणसी जो मार्ग है आप देखते होंगे कि कितने घंटों पहले की व्यवस्था क्या थी। तो हमारा कहना है कि वही उसी उम्मीद से आज की जनता, सोनभद्र की जनता, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव की ओर देख रही है।